जो भी अभी साम्राज्य अपने इकट्ठा किया, एम्पायर इकट्ठा किया है, जो बिजनेस अपने इकट्ठा किया है, उसको तोड़ दें, बिल्कुल जीरो पे ले आए। ऐसा कौन सा माइंडसेट आपके पास होगा जो आप उसको लगा के दोबारा खड़ा कर दें? काफ़ी इनोवेटिव चेंजेस और बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। आपको अपने माइंड को भी अपडेट करना है। जहाँ आपने अपडेट नहीं किया वहाँ आप खत्म। जब ट्रेड फेयर में जाता था ना, लोग टाई वाई पहन के चमकदार, हम तो स्कूल के बच्चे थे, वो भी अलग टाइप के थे, लेकिन उसको भी ऑब्जर्व करने में मिलता था कि ये लोग अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। इवन वो जो कप का होल्ड भी किस तरह से पकड़ रहे हैं, मैं उसको ऑब्जर्व किया करता था, जैसे कैसे कप पी रहे हैं। सो वो क्या कहानी है जिसके अंदर आप एक जगह पे काम करते थे, नीचे लेवल पे काम करते थे, और कुछ दिनों बाद आप गए और वहीं से आपने टीवी खरीदी, वहां से आपने कुछ सामान खरीदा। तो उसकी कहानी बताएंगे, छोटी कहानी बताएंगे। कई चुनिंदा लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई उसने कर लिया, वो शायद अनोखा होगा, अम्बानी बन गया, हेनरी फोर्ड बन गया। ये लोग शायद अनोखे, इनके पास कुछ सितारे लेके आए थे अपनी जेब में, तब ये अनोखे बन गए। मगर मैं तो ना कुछ सितारे लेके आया हूँ, ना मैं विदेश में पैदा हुआ हूँ, ना मैं कैलिफोर्निया पैदा हूँ, ना मेरे पास कोई आसपास बड़ी जमीन है। मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ? हम शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? बिकॉज द फाइटर, वो फाइटर है और फाइटर का बाप है, इस वजह से वो टॉप पे बैठा हुआ प्रो है। फाइटर। प्रो फाइटर। तो इसी वजह से आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेसमैन, अ सक्सेसफुल मैन। ये एक्सक्यूज होता है, जिसको करना होता है वो अचीव कर लेता है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब आप पूरी शिद्दत से एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं ना, पूरी कायनात आपके साथ काम कर रही होती है, और वो कायनात आपका लक होता है। क्या बात। नमस्कार दोस्तों, कोई अपने घर पे, कोई बगान में, तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ इंप्लीमेंटेशन करके अपनी लाइफ में चेंज लाएगा। आज गेस्ट हमारे साथ हैं, वो फाइटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और योगी हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं और बिजनेस करना जानते हैं। वो रोड पे सोए, वो 5 स्टार में सोए, ऐसे कई मल्टीपल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सर मिथुन दत्ता सर, हेलो सर। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग दिस शो। इट्स माय प्लेजर थैंक यू टू सर। बी हियर, और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ और लोगों के साथ शेयर करके शायद मुझे खुशी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को इससे कुछ बेनिफिट भी मिले, वो हमारा मकसद है। तो देखते हैं। सर, जो मैं क्वेश्चन एंड में पूछने वाला था, आई बिलीव मुझे पहले पूछना है। हम्म। अगर आपके पास जो भी अभी साम्राज्य अपने इकट्ठा किया, एम्पायर इकट्ठा किया है, एंटरप्रेन्योर अपने जो बिजनेस अपने इकट्ठा किया है, उसको हम तोड़ दिया जाए, उसको तोड़ दें, बिल्कुल जीरो पे ले आए। तो ऐसा कौन सा माइंडसेट आपके पास होगा जो आप उसको लगा के दोबारा खड़ा कर लेंगे? देखिए, मैं अगर आपको एक चीज़ दिल से कहता हूँ, सच बोलता हूँ, वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। क्या बात है। ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि अगर आपने एक बार एक बिज़नेस को स्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है ना, तो आप उसके निटी ग्रिटी को सब कुछ समझ जाते हो। ठीक है ना? इसलिए कि इसमें क्या होता है कि इसलिए बिजनेसमैन अगर एक बार गिर भी जाता है, वो गिर के फिर अपने आप को उठा लेता है, क्योंकि उसको वो सारा तजुर्बा मिल जाता है। ठीक है ना? वहाँ तक पहुँचने का तजुर्बा सेट हो जाता है। ठीक है? तो ये एक ज़रूरी है, लेकिन हाँ, एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी, जो आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए। ठीक है? कि ट्रेडिशनल तरीके से आज वो बिज़नेस रहा नहीं है। ठीक है? क्योंकि काफ़ी इनोवेटिव चेंजेस और बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। ओके। ठीक है? तो उसके साथ साथ आपको अपने माइंड को भी अपडेट करना है और अपडेट करते रहना है। जहाँ आपने अपडेट नहीं किया वहाँ आप ख़त्म। मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? हमारे पहले ट्रेडिशनल वे से बिज़नेस होते थे, उसके बाद .com बूम आया। ठीक है? अब सॉफ्टवेयर्स आए, अब AI बूम आ रहा है। ठीक है? अगर हम AI के साथ शिफ्ट नहीं हुए, टेक्नोलॉजी के साथ बदलेंगे नहीं, ठीक है, तो मार्केट हमें खा जाएगा। अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप मार्केट कोडेक का मैं बहुत एग्जांपल देखता हूँ, ब्लैकबेरी इज़ वन ऑफ अदर एग्जांपल। अब कोडेक के लोगों ने, ठीक है, उन्होंने दे वर द वन, उन्होंने
उनके कर्मचारियों ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट कर दिया था। उनके कर्मचारियों ने, हाँ, कोडेक के कर्मचारियों ने डिजिटल कैमरा इन्वेंट कर कर दिया। चुके थे। ठीक है, अच्छा। कर चुकने के बाद वो अपने बॉस के पास गए हाँ कि इट्स न्यू टेक्नोलॉजी, हम अच्छा। इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब सबसे बड़ी कोडेक की गलती यही थी क्योंकि कोडेक उस समय वो जो उस जमाने में नहीं तो रील्स आती थी। रील्स आते थे, उससे कमाता था। हाँ तो उसको लगा कि अगर यार ये सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारी ये जो हर महीने की जो रील्स लोग खरीद रहे हैं हम ख़त्म। कोडेक चेंज नहीं हुआ, आज कोडेक ख़त्म। एक टाइम तो कोडेक की पूरे मार्केट में डोमिनेंस थी ना। एग्जैक्टली। उसके बाद जब उसने लेट चेंज किया, कोई फ़ायदा हुआ ना, दूसरे प्लेयर आगे पहुंच चुके थे। तो वक्त के साथ साथ अभी इन्वेंशन जो हो रही है बहुत फास्ट स्पीड से हो रही है। अगर आप 19th सेंचुरीज़ की पूरी हिस्ट्री भी देखें, ठीक है, एक एक चीज़ का इन्वेंशन होने के बाद टाइपराइटर आया, उसके बाद दूसरा इन्वेंशन कब हुआ, उसके बाद तीसरा इन्वेंशन कब हुआ, कंप्यूटर आया, हर एक में एक गैप था। और अभी के टाइम में क्या हो गया कि जब दूसरा इन्वेंशन आता है उसमें गैप ही नहीं होता है, आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखोगे कई सारे, जैसे कि कंपनी एनवीडिया ग्राफिक जो जो गेम्स चलती हैं एकदम से ही ऊपर चढ़ गई। बिल्कुल। ठीक है, अब BYD ने अपनी वो बैटरी सेल, ब्लेड सेल इन्वेंट कर दिया। ठीक है, वो मार्केट में आ गई। ठीक है, अब BYD ने कर दिया, अब क्या दूसरा इन्वेंशन उससे भी बेटर कर देगा तो BYD ख़त्म। ठीक है, तो आपको अभी के टाइम में तो R&D इज़ द मस्ट। आई थिंक आपने जो माइंडसेट बताया, एवोल्यूशन, एडेप्टेशन, एवरी एस्पेक्ट एडेप्टेशन। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था सर कि जो आपने एग्जांपल दिया है कि एडेप्टेशन करनी है, एवोल्यूशन करना है, कि कई साल पहले न्यूयॉर्क में घोड़ा गाड़ी चलते थे। तो घोड़ा गाड़ी की आई थिंक 10 मिलियंस वो थे, शॉप्स थी, वेंडर्स थे, तो वहाँ पूरे जगह पे चलते, न्यूयॉर्क में चलते थे। तो किसी ने कहा कि कुछ दिनों में शिफ्ट आने, तो 10 साल में शिफ्ट आने वाला है यहाँ पर, फोर्ड हेनरी फोर्ड गाड़ी लाने वाले हैं, और गाड़ी लाएंगे तो आपके ये सारे बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बंद हो जाएंगे, हमारा काम तो खराब हो जाएगा। तो उनमें से कुछ लोगों ने वो चेंज नहीं किया क्योंकि उनका धंधा बहुत ज़्यादा था, उनके मिलियंस में धंधा था, जिनके पास घोड़ा गाड़ी थी, मिलियन धंधा था। बोला हम चेंज नहीं कर रहे, हम अगर जैसे अपने कोडक का एग्जाम्पल दिया, अगर हम गाड़ी पे जाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। मगर कुछ लोगों ने वो घोड़ा गाड़ी का काम बंद कर दिया, और जब बाद में स्टैट्स देखा गया, जिन्होंने काम बंद कर दिया दे आर रिचर पीपल। वो बहुत, जो पहले जितना कमा रहे थे उससे 20 गुना ज़्यादा कमाए। जिन लोगों ने पहले मिलियंस कमाए और जिन लोगों ने इवॉल्व नहीं किया और चेंज नहीं किया, घोड़ा गाड़ी से घोड़ा गाड़ी पे रहे, गाड़ी पे नहीं आए, तो वो डेप्ट में चले गए। मेरे भाई वही बात होती है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त आपको ख़त्म कर देगा। एग्जैक्टली सर। तो वक्त को आज के डेट में भापना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी ट्रैवल कंपनी हुआ करती थी, मेरी जो दोस्त लोग भी थे, ठीक है, फॉर देम इट्स ए नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, लेकिन मैं वक्त को भापते हुए चल रहा था कि ये अगर ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा। ठीक है, और उसी वक्त क्या हुआ कि मुंबई में जो ताज होटल में हमला हुआ था, 2008 में, ठीक है, जब हमला हुआ तो एकदम से कैंसिलेशन आनी शुरू हो गई। ट्रैवल बिजनेस में कैंसिलेशन आनी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। वो मेरे दोस्त लोग आए, सर पैर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करें। लेकिन मैंने कहा यार चिंता करने की बात नहीं, लोग इंडिया नहीं आ रहे, थाईलैंड तो जा रहे हैं। ठीक है, और उन सब की प्रिपरेशन मैंने तब कर रखी थी। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, मैंने वहाँ के वेंडरों की इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग, चीज़ें सारी निकाल के, डिटेल में निकाल के ले रखी थी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, उनको लोगों को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर काम है वहाँ पर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे इश्यूज़ भी नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए होता है कि यार आपको ना वक्त के साथ और आगे आने वाले खतरों को भी भापना पड़ता है, चैलेंजेस को भी भापना पड़ता है। तो एक व्यक्ति जो मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल होता है, ठीक है,
वो जो व्यक्ति होता है ना, सोते वक्त भी उसका दिमाग चल रहा होता है कि आगे क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है, कब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आगे 5 साल बाद क्या सिनेरियो हो सकता है। आई बिलीव ये जो आपकी जो बात में कही ना, हाँ। सारे एंटरप्रेन्योर हमने देख रहे हैं, उनके दिमाग में ये होगा कि वो सोते जागते हर वक्त वो सोचते थे कि कल क्या काम करना है, आगे क्या काम करना है। तो आप जो श्रोता देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, इस बात से आप रिलेट कैसे करते हैं। और कुछ क्वेश्चन और एंटरप्रेन्योर की प्लीज़ अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो प्लीज़ कंटिन्यू। चलिए, मैं यही बता रहा था कि ये आगे का देख के चलना ही पड़ता है। अगर आप नहीं देखोगे, मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। और मेरे में ना एक आदत थी बचपन से, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मैं जब स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे स्कूल वालों ने ना फ्री में न्यूज़ बांटना शुरू किया था, न्यूज़पेपर, ठीक है। और उसका मुझे 2 फ़ायदे मिले। एक तो फ़ायदा मिला कि मेरी अंग्रेजी इम्प्रूवमेंट करने का थोड़ा मौका मिल रहा है। दूसरा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को बहुत पढ़ा करता था। और मेरे जीवन में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक तरह से ब्रांड प्रमोशन हो जाएगा कि न्यूज़ का ही, लेकिन उस वक्त मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ही आता था तो वही पढ़ता था। तो उसका मैं बिज़नेस सेगमेंट बहुत पढ़ता था। अच्छा। हाँ, तो उसी वक्त से उसके बिज़नेस सेगमेंट और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प की, न्यूज़पेपर ने। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड फेयर में जाना शुरू कर दिया। इवेंट्स में हाँ, जाना। प्रगति मैदान में उस वक्त में ऐसा कोई ट्रेड फेयर नहीं होता था जिसको मैं मिस आउट नहीं करता था। उससे क्या सर, अगर जैसे कि हम बेनिफिट निकालें इवेंट का, जैसे अभी लोग देखते हैं नेटवर्किंग कर जाते हैं, व्हाट इज द क्रिस्प बेनिफिट ऑफ गोइंग इन इवेंट्स, और ये इस मैदान में जाने से, ट्रेड फेयर में जाने से आपको क्या लगता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये मिलेगा। क्या पॉइंट इस तरह से? देखिए, जब मैं ट्रेड फेयर में जाया करता था, हर एक ट्रेड फेयर में मेरे लिए फ्री एंट्री होती थी, ठीक है। उसका हमने जुगाड़ ढूंढ लिया था, वो मैं कभी आपको बताऊंगा, सर लाइव उनके बाद में। ठीक है। तो उस ट्रेड फेयर में जाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता था कि ट्रेड फेयर इज़ लाइक ए दुनिया, एक पूरा ब्रह्मांड। आपको ऐसी इनोवेटिव चीज़ें, ऐसी क्रिएटिव चीज़ें जो दिखती है, ठीक है, कि नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई कंपनीज, उनके साथ बात करना, देखना, पढ़ना, अरे ये भी चीज़ है, ठीक है। तो वो ना आपके माइंड को एक नेक्स्ट लेवल में, मेरे माइंड को नेक्स्ट लेवल में ले जाती थी। तो मेरे लिए तो वो हमेशा ट्रेड फेयर, जो जितने भी ट्रेड फेयर्स में जाता रहता था, ज्ञान का भंडार था, ठीक है। अच्छा। कि नई नई कंपनीज आ रही, अपनी अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी, जो चीज़ अमूमन आपको मार्केट में दिखेगी भी नहीं। अभी आप जब ट्रेड फेयर में जाएंगे ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी मशीनें होती है, कोई एग्रो का ट्रेड फेयर है, कोई दूसरा है, डॉक्टर्स का है, इसका है, उसका है। तो आपको एक तरह से सारा ज्ञान वहीं पे मिल रहा होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू विल गेट नॉलेज। हाँ, वो जब तक यार आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तो आप फिल्टर कैसे करोगे, ओके। ठीक है। तो वहाँ से लोगों से बात करता था, डील करता था। और उस वक्त जब ट्रेड फेयर में जाता था ना, लोग बड़े ही वो टाई वाई पहन के चमकदार, हम तो स्कूल के बच्चे थे, वो भी अलग टाइप के थे, लेकिन उसको भी ऑब्जर्व करने में मिलता था कि ये लोग अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से, इवन वो जो कप का होल्ड भी किस तरह से पकड़ रहे हैं, मैं उसको ऑब्जर्व किया करता, जैसे कैसे कप पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया करता था। तो ट्रेड फेयर हैज़ हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखता कहाँ फेयर हो रहा है, हर फेयर में जाता रहता था, नॉलेज की न्यूज़। तो और न्यूज़ में तो जैसे बिजनेस न्यूज़ में फिर कंपनी कहाँ जा रही है, क्या जा रही है। उस वक्त यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट भी बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, तो ज्ञान का भंडार तो यही था मेरे मतलब लिए। नॉलेज का भंडार आपके पास यही है। हाँ। सब इससे मूव करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन ही पूछ लिया हम कि किस प्रकार हमें माइंडसेट रखना चाहिए कुछ भी चीज़ करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। फिर हमने सीखा भी इवेंट के बारे में। सो वो क्या कहानी है जिसके अंदर आप एक जगह पे काम करते थे, बहुत नीचे लेवल पे काम करते थे, और कुछ दिनों बाद आप गए और वहीं से आपने टीवी खरीदी, वहाँ से आपने कुछ सामान खरीदा। तो उसकी कहानी बताएंगे, छोटी कहानी बताएंगे उसकी। देखिए, वो कहानी थी, वो मेरी पहली जॉब थी, जिस जॉब में मुझे 2000 रुपये मिले थे, ठीक है। आज वो दुकान बंद हो गई है, लेकिन कई लोग
दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। उनका कोई, जो मुझे बाद में पता चला, उनका कोई पारिवारिक कलह आ गया था। तो वो मेरी एक 16 साल का था, जब 10वीं के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद छुट्टियाँ होती है, तो हमने कहा कुछ करते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा करियर माइंडेड बन जाता है कुछ करने का। हम्म। तो जब मैं उस दुकान में काम करने गया, ये मुझे भी पता नहीं था क्या काम है। मुझे लगा कि टेलीविज़न, टीवी वगैरह है, इसका काम होगा। जब मैं काम करने गया तो सबसे पहले मुझे वहाँ का फ्लोर साफ़ करना पड़ा, उसकी पॉटी साफ़ करनी पड़ी, और उनके सामान को अनलोडिंग लोडिंग कर रहा, और लोगों को जो गेस्ट आ रहे पानी पिला रहे। अब जब मैं पहले दिन गया, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं बाथरूम के अंदर गया और रो रहा था। माय गॉड। ठीक है, रो क्यों रहा था? जैसे मैंने कहा ना कि सारा डिप्रेशन आउटसाइड से आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ और मेरे ही आसपास के लोग यहाँ पे आएंगे, मैं उनको पानी पिलाऊंगा। ठीक है, ये एक गिल्टी की फीलिंग आ रही थी अंदर से। मैं रो रहा था लिटरली, मैं क्या करूँ। फिर मैंने, जैसे कि मैं माता रानी का भक्त हूँ, मैं उनसे बचपन से ही बात करता हूँ, तो मैंने वो उसी से मामा गॉड से बोला, मामा गॉड कि क्या करो। मैंने कहा कि मामा गॉड नहीं, करना तो ये है, मुझे चैलेंज फेस करना है। वाह। करना तो ये चैलेंज फेस करना है, और यहाँ से एक दिन निकलूँगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में जाऊँगा, और यहीं पे आके सामान खरीदूँगा। से कब हुआ है फिर, कितने साल ठीक। बाद हुआ ये? वो हो गया था उसके 3-4 साल बाद ही। मैं जब वहाँ से, मैं वहाँ पे तो ज़्यादा दिन टिका नहीं, खैर। कि उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब मैं 3-4 साल बाद आया वहाँ पे, ठीक है, मैं वापस आया, वहीं पे मैं अपने घर वालों के लिए फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर खरीद रहा, ठीक है, अपने कार्ड से। एक्चुअली था ना, उस वक्त थोड़ा सा मैं यंग था, ठीक है, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड कल्चर में बिलीव नहीं करता हूँ, क्रेडिट पे तो बिलीव बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो था ना कि वो भी एक फैशनेबल था क्रेडिट कार्ड रखना। अभी का पता नहीं, मैं उस वक्त का बता रहा हूँ। तो मैंने भी रख ली, मैंने भी जाके वहीं से कार्ड से खरीद रहा। और अजीब सी बात तो ये लगी कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, वो अभी भी वहीं पे थे, माय गॉड। ठीक है, और अब वो लोग मुझे चाय पानी बिस्किट पिला रहे। क्या बात है सर। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि वो, देखो, हर काम अगर आप ईमानदारी से करते हो, बहुत बढ़िया काम होता है, ठीक है, काम इस काम। सर मैंने हाथ ठीक इसलिए है। मिलाया क्योंकि हाँ यू चेंज द माइंडसेट। हाँ आपने माइंडसेट शिफ्ट करके, आप वो लोग वहीं पर ही है, आपने चेंज करके आप यहाँ पर आए। हाँ। इट इज़ अ गैप। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि भैया, कि उन्होंने यही, इसी बात में मैं आ रहा हूँ कि मैंने तो माइंडसेट चेंज कर दिया, अपना प्लेसमेंट ही चेंज कर दिया, ठीक है, कि मैं उनसे तभी भी मिलता था, वैसे ही मिलता था, ठीक है। मेरा मकसद कई बार होता है कि यार शायद तुम में से एक भाई निकल गया तो मुझे ही देख लो, तुम भी निकल जाओगे कभी। ठीक है। हाँ, दुखी इस बात का होता हूँ जब मैं उनके बाद देखता हूँ यार, कई कुछ लोग होते हैं वो माइंडसेट चेंज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं से अंदर से क्या पता वीक फील कर रहे होते हैं, या फाइटर नहीं होते हैं। जहाँ मैं बोलूँगा दे आर नॉट फाइटर। सो सर वी आर द टॉपिक ऑफ फाइटर। अब सर आपने फाइटर वाली बात की आपने, अब फाइटर वाला एटीट्यूड वाल आपके अंदर पहले तो मैं कैसे आया? सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये है कि बहुत सारे लोग, हर नहीं, कई कई चुनिंदा लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई उसने कर लिया, वो शायद अनोखा होगा, अंबानी बन गया, ये कहते हैं हेनरी फोर्ड बन गया। ये लोग शायद अनोखे थे, इनके पास कुछ सितारे लेके आए थे अपनी जेब में, तब ये अनोखे बन गए। मगर मैं तो ना कुछ सितारे लेके आया हूँ, ना मैं विदेश में पैदा हुआ हूँ, ना मैं कैलिफोर्निया पैदा हूँ, ना मेरे पास कोई आसपास बड़ी ज़मीन है, ना छत है, ना मतलब कोई इन्वायरमेंट नहीं है। मैं कैसे बड़ा बन सकता हूँ? तो इसलिए फाइटर एटीट्यूड में थोड़ा स्पष्ट करें, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, ये जो एटीट्यूड है फाइटर वाला, ठीक है, कि मेरा मानना ये है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, कि लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, कि
एक व्यक्ति ने बचपन में जो हमारी परिस्थिति चीज़ों से सारी चीज़ से तो हमारे मुंह पे जूता मारा। जूता मारने का मतलब होता है कि इसमें सेंस में कह रहा हूँ कि बेइज्जती कि अरे यार ये कैसा है, ये है, वो है, ठीक है। ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ हमारे परिवार में बचपन से मैं देखता आ रहा था, क्योंकि मेरी माँ जो थी, जो शी हैज़ बीन फाइटर, क्योंकि वो इसलिए फाइटर है क्योंकि हम जब बांग्लादेश में थे, ठीक है, क्योंकि मेरी नानी बांग्लादेश में थी, तो उस वक्त वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम के फ़ाइट चल रहे थे, तो मुस्लिम लोग हिंदुओं को मार रहे थे, काट रहे थे। तो उस चक्कर में मेरी माँ 3 साल की थी, नानी इधर शिफ्ट हो गई इंडिया में माँ को लेके। तो मेरी माँ भी एक तरह से बचपन से वो सर्वाइवल एटीट्यूड और फाइटर एटीट्यूड के साथ ही बड़ी हुई। ओके, ठीक है। और जिस माहौल में हम रह रहे थे, वो माहौल एक ऐसा, इट्स काइंड ऑफ रिफ्यूजी कैंप, ठीक है। उसको स्टार्टिंग में कैंप कह सकते हो, लेकिन बाद में वो कैंप बन गया, इट्स लाइक दादागिरी ऑफ कैंप। अच्छा, ठीक है, कि पावर गेम चल रहा, इट्स लाइक कैंप में अब सारे ही फ्रस्ट्रेटेड लोग आए पड़े हैं। किसी का कुछ हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, कोई कटा को पाकिस्तान से भी पंजाबी बैठे हुए हैं, बंगाली भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। और एक तरह से वो एक इन्वायरमेंट बन गया था, क्रिमिनल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सरवाइव करना है तो आप कमज़ोर होकर सरवाइव नहीं कर सकते हो। यू मस्ट बी फिट। ठीक है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अब इस ऐसे सिनेरियो में कि लोग क्या कर रहे थे कि अगर कोई कमज़ोर फैमिली देखते तो उनके घर के आगे की जगह, अरे इसको कब्जा करके हम इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो मेरी माँ वहाँ से फाइटर टाइप अप बन गई। अब मैं वहाँ पे भी देखता था कि आज यार लोग आके मेरी माँ को ऐसे परेशान कर रहे और मेरी माँ फाइट कर रही। अच्छा, आपने ये दिन भी देखे हैं? हाँ, कि लोग आके, क्योंकि उनका मकसद ही कुछ और होता था। ठीक है। अब मेरा क्या होता था, जैसे मेरा एक पड़ोसी हुआ करता था, ऐसे ही मेरी माँ से आके लड़ता रहता था। ठीक है। और मैं ना वेट करता था किसका, अपने हाइट का। ठीक है, मैं देखता था इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, और अब मैं उसके हाइट के बराबर पहुंच गया। कब की बात है सर? कितने साल के होंगे उस टाइम? ये मेरे ख्याल से वो 15-16 साल की एज की बात है। अब मैं उसके हाइट के बराबर पहुंच गया। अब वो आया दोबारा परेशान करने। वैसे मेरी माँ तो फाइट कर ही, लेकिन तब भी तो वो अगर बार बार आ रहा है तो वो अभी भी अगले बंदे को कमजोरी समझ रहा है कि दबा सकता है। अब आया दोबारा फाइट करने, अब आया दोबारा फाइट करने के लिए, उसके बाद दे दबा दब उसे मारना शुरू, पीटना शुरू। अब उसे लग गया है कि यार ये अकेली नहीं है, बच्चे जवान हो गए। ठीक है। तो आपको कभी कभार ना ये सोसाइटी आपको फाइटर एटीट्यूड सिखाती है कि अगर आप फाइटर नहीं बनोगे तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, आप गायब हो जाओगे। मे बी दिस इज़ द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस एज वेल। ठीक है। जो भी फाइटर एटीट्यूड के साथ जीता है वही इस कहते हैं ना कि एक वो पिरामिड होता है लाइफ का, एग्जिस्टेंस का, वही उसके ऊपर बैठता है। हम शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? बिकॉज इज फाइटर। ठीक है, वो फाइटर है और फाइटर का बाप है, इस वजह से वो टॉप पे बैठा प्रो फाइटर। प्रो फाइटर। तो इसी वजह से आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ठीक है, कि दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेसमैन, अ सक्सेसफुल मैन। ठीक है, वो फाइट, और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं। सब वी आर नॉट सेइंग कि मतलब हमें दबा लड़ाई मतलब मुक्केबाजी करनी है। वी आर सेइंग कि हमें मेंटल फाइटर बहुत तगड़ा बनना है। देखो फाइट एक चीज से नहीं होती है। अब जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, आपको हर चीज से फाइट करना पड़ता है। ठीक है, आप अगर, क्योंकि अब परिस्थिति में आप सर्वाइवल के लिए आपको एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए ना आपको हर चीज़ से फाइट करके ही आप जाओगे। आपको एजुकेशन से फाइट करना पड़ता है, आपको इंफॉर्मेशन से फाइट करना पड़ता है, आपको अपने स्किल डेवलपमेंट से फाइट करना पड़ता है। ठीक है, उधर आपको अपने बेसिक नीड से फाइट करना पड़ता है। हो सकता है किसी की फैमिली में कोई दिक्कतें आती हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, आई टेल यू, इफ़ यू हैव अ फाइटर एटीट्यूड, आप कभी एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ करोगे। आई हेट दोज पीपल
ठीक है, जो मेरे पास आते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर मेरी परिस्थिति इस कारण से इस कारण से इस कारण से, मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी कमी थी इसलिए नहीं कर पाया, मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता। कोई भी व्यक्ति अगर एक्सक्यूज़ दे रहा है, ही इज़ नॉट अ फाइटर, उसने फाइट किया ही नहीं। एग्जैक्टली। दैट्स द फैक्ट। तो आज के टाइम पे ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने वाले फाइटर हैं। वो एक्सक्यूज़ देने वाला फाइटर है ही नहीं। नहीं, आज के टाइम पे आपको क्या लगता है इस ज़माने में, इस दौर में आज ज़्यादा फाइटर ज़्यादा की तादाद है कि एक्सक्यूज़ देने वालों की? देखो, द फैक्ट इज़ दैट हम उस दुनिया में रह रहे हैं 1000 साल पहले भी और आज जिस सदी में रह रहे हैं यहाँ पर भी 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। ओके। 1000 साल पहले भी यही था और 5000 साल पहले भी यही था। ओके। ठीक है ना, जो हम कहते हैं ना कि 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर सुपर रिच, उनके पास 70% ऑफ द वेल्थ है, ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि बिकॉज दे आर फाइटर। दे आर प्रो फाइटर। अगर आप फाइटर होगे तो आप उस तरफ होगे, ओके। आप इस तरफ होंगे नहीं, आप उस तरफ पहुंच चुकोगे, ठीक है, या तो पहुंच रहे होगे या पहुंच चुके होगे, आप उन 1% में होगे। क्या बात है। नहीं होगे तो आप में कुछ कमी है, पहुंच नहीं पा रहे हो तो आपको इम्प्रूव, अपने आप को कहते हैं ना कि चिंतन मनन की ज़रूरत है, कि आपको खुद चिंतन मनन करना पड़ता है। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को पता होता है जब भी वो चिंतन मनन करेगा कि कहाँ पे वो कमी है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, उसको पता होता है अंदर से, ठीक है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, किसी और से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन जब इन दी एंड जो भी अब आपके इष्ट देव होते हैं, जब आप उनसे बात करोगे, उनसे कैसे झूठ बोलोगे, अपने अंतरात्मा से कैसे झूठ बोलोगे, ठीक है ना। अंतरात्मा में उसको पता होता है कि आई एम नॉट अ फाइटर, ठीक है ना। दैट मीन्स जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम सितारे लेके नहीं आए, हम ये लेके नहीं आए, नहीं, वो गलत होता है, एक्सक्यूज़ है। एवरीथिंग इज एक्सक्यूज, एवरीथिंग इज एक्सक्यूज, ये झूठ बात है। कोई सितारा वितारा होता नहीं है, ठीक है। जब आपके पास फाइटर एटीट्यूड होता है, ठीक है, ये एक्सक्यूज़ होता है। जिसको करना होता है वो अचीव कर लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब आप पूरी शिद्दत से एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं ना, पूरी कायनात आपके साथ काम कर रही होती है और वो कायनात आपका लक होता है। क्या बात है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने कितनी बार मेरी कंपनी ज़ीरो हुई, मुझे डर ही नहीं लगता, मुझे पता है मैं दूसरा बना दूंगा भाई, ठीक है। हाँ, उस वक्त वो ऊपर वाला काम करता है, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, उसी का साथ देगा जो फाइटर है। ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं देता जो बैठा रहेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता रहेगा। भाई मैं आपको एक एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल दूंगा। मैं अपने जो मेरे प्यारे मित्र सोहेल भाई है, मैं उनको भी ये बोल रहा था इस एग्जांपल के बारे में। मेरा एक मित्र है, किसी कारणवश उनका एक बिज़नेस था जो कर रहे थे, वो छूट गया, उसके बाद कपड़ों के बिज़नेस में गए, लगे रहे, ठीक है। 2013 से मैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ, भाई ट्रैवल का काम है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप कर लो। अगर आप नहीं कर सकते, आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, वो तो वहाँ पे भी कंप्यूटर से कर सकती है, ठीक है। अब इन महाशय को ये चाहिए कि मैं उनको चम्मच के साथ साथ पूरा थाली में खाना भर के उनको खिला के ज्ञान दूँ, परोस दूँ पूरा, ठीक है। मैं कुछ दिन पहले उनसे फिर मिला, वहीं के वहीं, ठीक है, वहीं के वहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको रास्ता दिखाया, चलना तो भाई आपको है ना। बिल्कुल। और फिर आप भगवान को दोष दोगे, अरे भगवान जी मेरे साथ तो यही हो रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा, लड़ नहीं पा रहा, आप तो दुनिया को दे रही हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो दूर से दिखता है, जिनको दुनिया से दे रहे हैं, वो रात रात भर सोते भी नहीं है। और वो सोते इसलिए नहीं है भाई, और एक आपको चीज़ बताऊं, सच बात बता रहा हूँ, बिजनेसमैन्स आर द रियल योगीज। वाओ, व्हाट अ डायलॉग। बिजनेसमैन आर द रियल योगीज। हाँ, हाउ सर?
क्योंकि बिजनेसमैन का ना तो धर्म होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पात होता है, ना उसका कोई कंडीशन होता है। ओके। ठीक है, उसका एक ही काम होता है, एग्जिस्टेंस। ठीक है, और दूर से देखना बहुत आसान होता है कि अगर आप लिटरली ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, द पीपल लाइक अंबानी, अडानी, वो अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीते हैं। दे आर द रियल योगीज, क्योंकि उनकी फाइट दूसरी है यार। उनके पास नीचे भी आ जाएंगे ना, 1000, 2000 करोड़, 100 करोड़ भी काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। बिल्कुल। उनकी सिर्फ एक ही फाइट होती है। मैं ऐसे बहुत बिजनेसमैनों से मिला हुआ हूँ और सबकी एक ही स्टोरी होती है। उनका सिर्फ एक ही दर्द होता है, भाई अगर मैं कल काम करना बैठ जाता हूँ, मेरे 100 एम्प्लॉय छूट जाते हैं, 100 एम्प्लॉय के पीछे 400 लोग हैं, 400 परिवार की रोजी रोटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऑब्वियसली सर। मैं टेल यू लिटरली, ठीक है, उस लेवल के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही दर्द होता है, वो अपने लिए काम नहीं करता है, सेवा भाव, दूसरे के लिए काम वो कर। दूसरों को, उसको पता है कि मुझे काम करना है, क्योंकि यार उसने तो इतने इन्वेस्टमेंट कर चुके होते ना, वो गिर भी जाएगा तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको फ़र्क यही पड़ता है कि अगर मैं नीचे चला गया, इनके जॉब का क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा। वो उस भाव से काम कर रहा होता है। आई थिंक मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने पहले ही दे दिया। मैं फेलियर की बात कर रहा था, ऑटोमेटिकली फेलियर फाइटर एटीट्यूड में बदल जाता है। अगर आप फाइटर एटीट्यूड आपका है तो आप किसी भी परिस्थिति से, किसी भी तरीके से बाहर निकल जाओगे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इंटेंशन आपका क्या है, आप किस इंटेंशन के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हो। ठीक है, सक्सेस में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें क्वेश्चन मेरा यही आया, कुछ लोग समझते हैं कि ये पैसे ज़्यादा कमा रहा है, जो मीडिया कॉल, जो आप जिस फेज से बाहर निकले हो, और उसमें ये चैलेंज चलता है कि पैसे ज़्यादा कमा रहा है। कुछ उल्टा धंधा करता होगा, कुछ 2 नंबर धंधा करता होगा, कुछ बेकार ही करता होगा, इलीगल ही करता होगा तो पैसे कमा रहा है। तो इट इज़ ए प्रूफ कि इलीगल करता होगा तो ही पैसे कमा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं तो पैसे कमाएं। जैसे इस स्टेटमेंट में क्या कहते हो सर आप? देखो, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इंटेंशन ही गलत है, ठीक है, आप बुलंदियों तक पहुँच नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो इसमें समाज जुड़ा होता है। आप समाज को या तो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या समाज के लिए आप कुछ प्रोडक्ट बना के उसको बेच रहे हो। ठीक है, इन दी एंड आप समाज के लिए कर रहे हो। ओके। ठीक है, आपकी जो जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति होती है। ठीक है, हर एक वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है जो समाज के प्रति निष्ठा के साथ काम करता है। ठीक है, जो सक्सेस के लिए नहीं, उसकी पहली सोच में होती है समाज। मैं आपको इसके कई एग्जांपल दे सकता हूँ। Okay. अभी क्या होता है कि जैसे हम इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंडिया में हज़ारों की तादाद में रिक्रूटमेंट एजेंसीज बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। ठीक है, क्योंकि उनका इंटेंशन ही होता है समाज को लूटना, ना कि सर्विस देना। ये बड़ा स्टेटमेंट बोला सर आपने। जो भी एजेंसी सुन रही होंगी वो उनके लिए बहुत बड़ा तार करने वाला वर्ड है सर ये। ठीक है, उनका इंटेंशन ही यही होता है। ओके। जब आप इस इंटेंशन के साथ धंधा खोलोगे, उनका क्या होता है कि उनको धंधा बड़ा तो नहीं करना होता। उन्होंने 100 लोगों का करोड़ों रुपए ले लिए, फरार, दूसरी कंपनी खोली, फिर तीसरी कंपनी खोली। लेकिन ये बेवकूफ़ ये नहीं सोच पाते, अगर तू एथिकल से जाता, ठीक है, यही तेरी कंपनी 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ की बन जाती। ऑब्वियसली। ठीक है, ये चीज़ जो इंटेंशन जो होती है, जो सेवा भाव की भावना होती है किसी भी बिजनेस में, ठीक है, ये आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाती है। ओके। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, जब हमने जो ट्रैवल रागा जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मैंने वो चीज़ रखा कि मुझे क्लाइंट को सच बताना है, सच बता के चीज़ें देनी है। उस वक्त क्या होता था, आज भी है कि गोल्डन ट्रायंगल रूट में छब्बी चलता है। मतलब छब्बी इनके फील्ड में वो कहते हैं, ठीक है, कि आपने सस्ते में बुकिंग की और हर एक जगह में, मंदिर में जाएगा टूरिस्ट बिकेगा, दुकान में जाएगा टूरिस्ट बिकेगा, किसी कहीं पे भी किसी होटल में जाएगा टूरिस्ट बिकेगा। ये सिस्टम चलता रहता है और सारे, यानी कि एंड में क्या होता है,
टूरिस्ट जितना पे करता है सस्ते के चक्कर में, उससे कई गुना ज़्यादा पे कर देता है, उससे निकाल दिया जाता है। ठीक है, बड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा होता है। मतलब छोटे छोटे पोर्शन में आपको ज़्यादा ले लेते हैं उसमें। ड्राइवर भी खा जाओ, पता भी नहीं चलेगा, ड्राइवर किसी दुकान में ले जाएगा उसको, राजस्थानी दुकान में। इट्स नाइस। वो जो 100 रुपये की चीज़ होगी उसको 1 लाख में बेच देते हैं, 15% कमीशन उसका बनता है ड्राइवर का। ठीक है, उसने भी कमाया, ये गड़बड़ियाँ चलती रहती है। रिक्रूटमेंट में भी ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब लोगों को भी ऐसा है ना कि जल्दी जाना है, ये जाना है, उनसे कई बारी बुक करा लेते हैं। ठीक है, सिंगापुर जाना 12-12 लाख रुपए लेते हैं, डोमेस्टिक वीज़ा में भेज देते हैं, वर्क परमिट वहाँ पे जाके रो रहे थे वर्क परमिट कहाँ है। अब आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब भाई तुम रिक्रूटर हो, ठीक है यार, जब तुम्हें उसने 12 लाख रुपए दे दिए और वो बंदा माल्टा गया नर्स के लिए, ठीक है, आपने उससे 12 लाख रुपए कमाए ना। अब जब उस रिक्रूटर को अच्छी तरह पता होता है ये जो नर्स है जो माल्टा जा रही है, उसका इंटेंशन एंड गोल माल्टा नहीं है, उस रिक्रूटर को अच्छी तरह पता होता है, क्योंकि वो माल्टा, वो ये सोच रही होती है कि माल्टा इज़ ए यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एक बार मैं वहाँ पे चली गई तो वहाँ से यूरोपियन यूनियन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो रिक्रूटर जो होता है यहाँ पर, जो एजेंट होते हैं बेवकूफ़, इतना नहीं समझ पाता, अरे यार जब उसने 12 लाख रुपए आपको माल्टा के दे दिए, ठीक है, तब उसके साथ बैठो, उसको राइट कंसल्टेंसी दो, समझाओ, राइट एजुकेटेड करो। मुझे पता है उस नर्स ने, उसको जल्दबाजी थी, उसको शॉर्टकट, तो उसको समझाओ दुनिया में कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है। 8 महीने जर्मन लैंग्वेज में दो और सीधा जर्मनी में आओ। ठीक है, ऐसी नर्सों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं इनको दुखी आत्मा कहता हूँ, मैं इनकी ना वॉइस रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। सर मैं रोकना चाहूँगा, बताना चाहूँगा सर, आप अभी बिल्कुल प्रोफेशनली इसी बिजनेस में हो, यू आर द रिक्रूटिंग, सॉरी द इमिग्रेशन बिजनेस, जिसके अंदर आप लोगों को बाहर भेजते हो, उनको काउंसिल करते हो। सर राइट, मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, हमारा जो है ना कि वी आर अ रिक्रूटमेंट कंपनी, नॉट एन एजेंट। ओके, क्योंकि वी आर बेस्ड इन जर्मनी। ओके, ठीक है, अब हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि इंडिया से, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, कई सारे एजेंट हमें कॉल करके बोलते हैं, वो जुगाड़ वाला वे, सर इसको इतने में भिजवा दो, आपका इतना मेरा इतना। अच्छा, ठीक है, 30-30 लाख का ऑफर कर रहे होते हैं, 40-40 लाख का ऑफर कर रहे होते हैं। क्या होता है फिर इनका 30 लाख? ठीक है, क्या हमें ऑफर कर रहे होते हैं ना। नहीं, जैसे एक बच्चा है 30 लाख ऑफर कर रहा है, आप लोग जुगाड़ कर रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी बनती है कि बर्बाद हो जाते हैं प्रॉब्लम में। उनके ये 5-5, 10-10 साल, 5-5 साल तक वो कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं को तो वापस आना पड़ जाता है। फैमिली बड़ी कहीं से पैसे बना के लाते होंगे, हाँ, जमा करके, लोन लेके ऐसे लाते हैं, क्योंकि ये 30 लाख 20 लाख लोग जो नर्स बनने जा रहा है, तो वो कोई बड़ा आदमी तो होगा नहीं, वो होगा मिडिल क्लास पर्सन होगा। नहीं, जॉब लाइन में भी जुगाड़ चल रहा है। वो क्या करते क्या हैं कि बताते हैं, देखो कि अभी कई सारे प्रोफेशन चल रहे हैं जहाँ पे, जैसे कि अभी मैं आपको ऐसे इतने स्कैम गिना दूंगा। जर्मन लैंग्वेज से लेके स्कैम चल रहा है यहाँ पर, ट्रांसलेशन में स्कैम चल रहा है यहाँ पर, ये वीज़ा में स्कैम चल रहा है। ठीक है, मैं इन तीनों का स्कैम चलाऊँ तो जर्मन लैंग्वेज में सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है यहाँ पे, इंडिया में मार्केट इज़ नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, एनीबडी कैन स्टैंड अप एंड से दिस थिंग, आई एम ए जर्मन लैंग्वेज स्कूल। ठीक है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसे स्कैम होता है, उनको पता भी नहीं चलता। उनको पहले तो बताते हैं सस्ते के चक्कर में बच्चा जर्मन लैंग्वेज स्कूल करता है। ठीक है, वो फिर रियलाइज़ करता है मेरा टीचर तो गधा था। ठीक है, थोड़ा सा करने के बाद फिर ऐसे करते करते वो ही इज एंड अप विद लूजिंग समवेयर इन जर्मन, क्योंकि रिपीटेड कोर्स 2.5 लाख। अब उसकी कैपेसिटी में उसने बहुत सारे कोर्स करके एंड में उसने अचीव कर लिया, कई तो बीच में ही ब्रेकअप कर जाते हैं। ठीक है, आपके पैसे ही नहीं है क्योंकि चीटिंग चल रही है। ठीक है, चीटिंग चल रही है। अब आप देखो कि क्योंकि मार्केट में इसके, अब उसको ये भी नहीं पता कि मेरा टीचर वेरीफाइड है या नहीं है। अब आपको हंसी आएगी, अब इनको पढ़ा कौन रहा है? ठीक है, देखिए, एक होता है कि इंग्लिश होता है टू स्पीक, टू अंडरस्टैंड, टू लिसन एंड राइट इंग्लिश। ठीक है, एक इंग्लिश होता है टू बिकम ए टीचर। ठीक है, इनको जर्मन वही पढ़ा रहा है जिसने किसी गधे से जर्मन सीखा। ठीक है, इसने B1 का सर्टिफिकेट, B2 का सर्टिफिकेट गोहेते से किया, टीचर ट्रेनिंग नहीं, नॉर्मल सर्टिफिकेट। अब वही 2 महीने बाद वो टीच करना शुरू कर देता है।
उसको टीचर बना के रिप्रेजेंट कर देता है, ही इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है, अब इस स्कैम के चक्कर में कई बार बच्चे समझते नहीं हैं, उनका देखो कितने का लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि लेट्स से हमारे स्कूल में आके जर्मन सीख लो, ठीक है, हमारी फ़ीस अमूमन काफ़ी महंगी होती है, लेकिन हम क्यों कहते हैं उसका देखो कि कितना पैसा बचता है। राइट टाइम में 8 महीने के अंदर जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट, राइट टाइम में कंप्लीट होगा तो 2 साल पहले जर्मनी आ जाता है। 2 साल पहले अगर जर्मनी आ जाता है, अगर उसकी जॉब लग जाती है तो कम से कम वो 1 करोड़ का प्रॉफिट में बैठा रहता है, कमा गया। ठीक है, अगर वो हाउस बिल्डिंग में आता है 2 साल पहले, तब वो 1 करोड़ नहीं, तब वो कम से कम 1 करोड़ 24 लाख के बेनिफिट में होता है, क्योंकि हमने उसके 2 लाख वो टाइम 2 साल सेव कर दिए। 2 साल पहले हाउस बिल्डिंग में आ गया उसने वहाँ से, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में वहाँ पे अमूमन 1 लाख रुपए एवरेज का मिलता है, उसको जल्दी कमाने का मौका मिल गया, पीछे जल्दी जॉब लग गई, जल्दी जॉब का मौका मिला, टाइम इज़ अ मनी। ओके, ठीक है, अब स्कैम के चक्कर में ये पिसते रहते हैं। ठीक है, कि एक और चक्कर है कि इंडिया में ना अभी तक सब चीज़ को वैल्यू देते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी को वैल्यू नहीं देते इंडिया में। जो जर्मनी बिल्कुल अलग है, कंसल्टेंसी वही होगी ना, एक्सपर्ट सजेशन। अभी भी इंडिया में वही ट्रेंड होता है इनके लिए, जो सॉरी आई लव इंडिया, ठीक है, मेरे इंडियन भाइयों के लिए, जो उनके लिए यही होता है कि गूगल, हाँ, चैट जीपीटी, हाँ, यूट्यूबर, ठीक है, इट्स भगवान। ठीक है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, मैं उनको समझा समझा के थक जाता हूँ। अगर आप गूगल में कोई कंटेंट देख रहे हो, वो भी किसी ब्लॉगर ने लिखा है, ऑब्वियसली, ठीक है, ब्लॉगर इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, उसका मेन रीज़न क्या है, जो व्यूअरशिप आएगा, जो रीड करेगा, जो क्लिक्स आएगा, जितना टाइम स्पेंड करेगा उसके दम पे मैं कमाएगा वो, तो आपको वो वही लिखेगा ना आर्टिकल जो आप सुनना पसंद करते हो। ठीक है, अब वो यूट्यूबर की बात आ जाती है। अब यूट्यूबर भी उनको वही चीज़ें बोलेगा जो वो सुनना पसंद कर रहे हैं, ताकि जितना अगर उसका 80% वॉच टाइम आएगा तभी तो उसको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है, अब वो सुनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी, आजकल नया ट्रेंड आ गया कि चैट जीपीटी से भगवान, ठीक है, गुरुजी, हाँ, उनके दिमाग में अब ये आ गया कि जो चैट जीपीटी कह रहा है वो भगवान के वर्ड से भी, चैट जीपीटी इज नथिंग एल्स, वो भी वही गेम खेल रहा है, वो सेम कलेक्टिव डिटेल दे रहा है आपको। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठा के दे रहा है, ब्लॉग से, वो तो ब्लॉग से ही वहाँ से निकाल के दे रहा है। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है हाँ, कि गूगल जेमिनी में जाते मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, सर आपका मैंने गूगल जेमिनी में देखा ना इसलिए ट्रस्ट किया। ठीक है, चल मैंने कहा ट्रस्ट किया, अंदर से तो पता है अच्छी कंपनी में आया, चल बुकिंग कर ले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एजुकेशन, अब कंसल्टेंसी जब मैं उनको राइट कंसल्टेंसी भी देता हूँ, दे डोंट वैल्यू। अगर मैं किसी को बोलूँ ना पे फॉर द कंसल्टेंसी, ठीक है, बाहर ऐसा नहीं होता। दे नो दिस थिंग, इफ आई एम पेइंग हिम 3000 euro for the consultancy, I am saving my 300,000 euro। एग्जैक्टली, ठीक है, और इस चक्कर में ये इनकी पैसा बर्बाद होता है, ज़िंदगी बर्बाद होती है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखे हैं, लगे रहते हैं 45 ईयर्स को हो जाता है, उसके बाद उनके एंट्री बंद हो जाती है। अब ट्रांसलेशन स्कैम इंडिया में, जो ट्रांसलेशन स्कैम, सर मैं इसे डेटा पर जानना चाहूँगा। हाँ, आई थिंक जो स्टूडेंट्स मान के चलिए 100 स्टूडेंट्स अपने पास, और परसेंटेज जिनके साथ स्कैम चल रहा है, वो जो जर्मनी चाहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जर्मनी हम अब स्टार्टिंग कर रहे हैं, जर्मनी जाते क्यों हैं, क्या क्या वजह जाती है, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, वो ज़्यादा चीज़ें पे कर रहे हैं, कैसे क्या है? देखिए जो अभी जो लोगों में अवेयरनेस आ गई है जर्मनी के बारे में, जो पहले का ट्रेंड था इंडिया में, जब जो साउथ इंडियन कुछ जो लोग थे, जो हमारे इंडियन अमूमन, अगर जहाँ विदेश जाने की बात होती थी, सबसे पहला उनको दिखता था गल्फ रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एक कुछ ट्रेंड जो शुरू हुआ ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि उनको फार्मिंग लैंड में कुछ फार्मरों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाबियों को इनवाइट किया, कनाडा में पंजाबियों को इनवाइट किया। उसके बाद उनका कुनबा भी जाना शुरू हुआ, तो एक ट्रेंड क्रिएट हुआ। तो उस वक्त जर्मनी के लिए इतनी अवेयरनेस थी नहीं, ठीक है। और आज के डेट में क्योंकि यूट्यूब मीडिया और जो मीडिया थोड़ा सा फ्री हुआ है, एक्सेसिबल चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों के लिए तो ये होता था अमेरिका,
इज नंबर वन। ठीक है, आज के डेट में लोगों के पास और इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लैरिटी के तरीके से आ गई है कि वो देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कहाँ है, अमेरिका में है या ये है, यूरोप में है या कनाडा में है। और जर्मनी में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूएस में क्या होता है, हायर और फायर का रूल होता है, हायर एंड फायर। ओके। यूएस का जो रूल है, ठीक है, कि आपको हायर कर दिया और अगले दिन चाहे तो आपको फायर कर सकता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब अगले दिन जैसे उसने आपको फायर कर दिया, जो आपका जो घर में जो आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, वो आपका जो ओनर है अगले दिन आपको बोल सकता है गेट आउट ऑफ माई प्लेस। ठीक है, जब वो बोल देता है गेट आउट ऑफ माई प्लेस, ठीक है, वो बंदा कहाँ आ जाता है, कारवां, उसके पास तो गाड़ी होती है उसका घर, Obviously. ठीक है, फिर वो 3-4 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएगा या वॉलमार्ट के आगे, वहाँ पे जो झुग्गियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा। झुग्गियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ होती हैं। हाँ। फिर वो गाड़ी के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है ना, दैट्स द केस। जो अभी तो अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि अमेरिका इज, यार वो ऐसा नहीं है कि इतना, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा ऐसे कर रखा है ना थ्रू आउट द हॉलीवुड फिल्म कि लोगों को भी लगता है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। ठीक है, क्रिमिनलिटी वहाँ पे एवरी अमेरिकन के पास बंदूकें हैं, गन है, सबके घर में पड़े हुए हैं। अच्छा। वहाँ पे हर कोई जाके बंदूकें खरीद सकता है। अच्छा। आई थिंक कि अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं हम। हाँ। व्हाट इज द प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया गया है। हाँ, तो और दूसरा नेगेटिव चीज़ होती है वहाँ के बाद, मैं अगर कंपेयर करता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, कई बार आपको ऑन पेपर ऐसे नज़र आ रहा होता है कि एक कोई भी एम्प्लॉय, नर्स ही नहीं, हम और भी लोगों को लाते हैं, कि उसको वहाँ पे लेट्स से कि $100,000 पर एनम के मिल रहे हैं, लेकिन उसमें जो उनकी जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, लाइफ सिक्योर नहीं होती है। बीमार, कोई बंदा बीमार पड़ गया वहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। अच्छा। यूएस में वो बुरे हाल है। अभी आप देखो ना 21st सेंचुरी में भी ओबामा केयर की बात होती है, तो कोई तो बात होगी ना वहाँ पे कि अगर ओबामा केयर की बात कर रहा है, ओबामा केयर, तो कुछ तो मेडिकल सिस्टम में दिक्कत होगी ना, ऑब्वियसली। ठीक है, वो लोगों को पता नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस होती है उनको, तो वो तो ट्रेंड के साथ भाग रहे होते, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अमेरिका है, वहाँ पे जाऊँगा और लोगों को बताऊँगा कि आई एम इन अमेरिका। ठीक है, तो अब यूरोप के साथ ये हो गया कि जर्मनी, सिंगापुर, ठीक है, और भी नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऊपर की जो हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड। ठीक इन है, जर्मनी का हम एक हाँ, पर्टिकुलर देखें तो हाँ, वो सोशल सिक्योरिटी सिंगापुर में भी अच्छी है, ओके, नो डाउट, लेकिन सिंगापुर आपको एज ए सिटीजन कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके। ठीक है, दुबई के साथ भी है, दुबई में जाओगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट है रहोगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वापस इंडिया आओ। ओके। ठीक है, तो अभी के वक्त जो हमारे जो जर्मनी है, इट्स अ गोल्डन चांस। एक तो आप जब हाउस बिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टडी करते हो, आप पैसे देने की जगह आपको पैसे उल्टा मिल रहे हैं, लाख लाख रुपए। ठीक है, अभी मेरा इंडिया में एक बैंकर है जो मेरा अकाउंट संभालता है, वो खुद कहते कि सर मुझे जर्मनी आना है। ठीक है, मैंने कहा तेरी कितनी सैलरी, वो कहता कि 50,000। मैंने कहा यार तू इतने साल का एक्सपीरियंस ये कर रहा है, मैं तो 19 साल के बच्चों को वहाँ भेजता हूँ, उनकी तो छूटते ही 1 लाख की सैलरी होती है। ठीक है ना, अब वो हाउस बिल्डिंग कर रहा है, 1 लाख मिल रहे हैं, उसके बाद 1 लाख मिलने के बाद जॉब भी मिल जाएगी, तब 3 लाख में उसकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो जर्मनी ने आज के डेट में ना, मैं एक चीज़ से बड़ा शुक्रगुजार हूँ जर्मनी के लिए। एक वक्त था इंडिया में एक अमीर माँ बाप का बच्चा जो 30 से 40 लाख ब्लॉक कर सकता है, यूरोप अमेरिका में तो करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी। एक निम्न परिवार का बच्चा भी, ठीक है, वो विदेश जाने का सपना देख सकता है और जर्मनी में सेटल हो सकता है। उसको ज़रूरत क्या है, उसको ज़रूरत इतनी होती है लैंग्वेज कोर्स, हमारी फीस, और जाते ही उसका मीटर डाउन। ठीक है, तो एक निम्न परिवार का बच्चा भी जर्मनी में आके सेटल हो सकता है। मीटर डाउन या मीटर स्टार्ट? हाँ, मीटर स्टार्ट मतलब उस चीज़ अर्निंग स्टार्ट हो गई आपकी, अर्निंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे 30,000 यूरो का
पहले तो फीस पे करोगे, फिर ब्लॉक Okay. अमाउंट करोगे, ये पे करोगे। यहाँ पे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, जाते पढ़ाई कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, नर्स बनने के पैसे मिल रहे हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो पैसे क्यों दे रहे हैं, वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं अपने अपनी अपनी जॉब्स को? नहीं देखिए, जर्मनी इज जर्मनी। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी ये सिस्टम लागू हो। कुछ ठीक तो है? वजह होगी, मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं इस नहीं, चीज़ ये को। प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये आज वो उनके बच्चों ये आज ही से नहीं हो रहा है, ये हाउस बिल्डिंग सिस्टम जर्मनी में। अच्छा। ये बहुत इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन जो जर्मनी में चला था, उसी के बाद से ही उन्होंने एक चीज, दैट्स वाई जर्मनी इज नंबर 1। ठीक है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को हमेशा एम्फेसाइज रखा है। वो वहाँ के बच्चों को भी देते हैं जर्मन में, आज ही से नहीं। ठीक है, उनके लिए स्किल प्रायोरिटी होती है जर्मन में। वैसे भी एजुकेशन फ्री होती है। अच्छा। वैसे भी एजुकेशन फ्री होती है। अगर आपको मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, आपकी एजुकेशन फ्री होती है। ठीक है, कई बच्चे तो जाते हैं इस चक्कर से, जर्मन सीख के C1 करके TESDAF करके फ्री एजुकेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्मनी नोज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड द वैल्यू ऑफ द स्किल वर्कर। ठीक है, जब वो वर्कर स्किल नहीं होगा तो केओट क्रिएट करेगा। ठीक है, वहाँ पे यू शुड करेक्ट मी बिकॉज मैं थोड़ा सा इंडिया से आउट ऑफ टच हो गया हूँ, कि यहाँ पे एक माली बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? 10वीं पास, 12वीं पास सर। 12वीं पास। अगर आप सरकारी हो तो आपको 12वीं पास रखना हाँ, 12वीं पास माली बन गया। हाँ। अब जर्मनी में माली बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? ठीक है, अब माली बनने के लिए भी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, कि मिट्टी में क्या है, केमिकल कितना होना चाहिए, ये हॉर्टिकल्चर कौन सा टाइम क्या होना चाहिए। अब अगर उस माली से आप काम करवाओगे, आपकी एफिशिएंटली चीज़ें, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। आएगा नहीं जो आएगा? एफिशिएंसी जो हमारी बढ़ेगी वो इम्प्रूव होगी और ऑटोमेटिकली होगी सर। अब आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे मजदूर बनने का क्या क्राइटेरिया है? सर कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इवन जो हमारे पार्लियामेंट को भी जिसने बनाया है, हमारे ये लुटेन जोन को भी जिसने बनाया है, वो जो आप देखते ना इंडिया में, मैं आई लव इंडिया। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, इम्प्रूव करना चाहते हैं। हाँ। अभी आप देखोगे उसने पूरा बना दिया और 6 महीने बाद ही वो पपड़ी उतर जाती है, वो जो ऐसे वो टाइलें उतर जाती है। क्यों उतरती है? ठीक है, पहला कारण, मैं करप्शन में नहीं जाऊंगा, मैं पहले कारण में जाऊंगा, क्योंकि जिस बंदे ने उसको बना के फिट किया था, ही वॉज नॉट वेल ट्रेन्ड, ही वॉज नॉट ट्रेन फॉर दैट। एग्जैक्टली। ठीक है, वहाँ के जर्मनी के घरों को भी आप देखोगे, वहाँ का मजदूर के पास भी मजदूरी करने का क्वालिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है। उसको पता है कि ईंटें कितनी डालनी है, कितना % सीमेंट होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। तो तभी सर बेस्ट चीज़ें वहीं से आती हैं हमारे पास। BMW, ऑडी, हाँ सारी बड़ी बड़ी गाड़ी वहीं से आती है, क्योंकि उनकी सब लोग ट्रेंड है। और अब मजदूर तो ट्रेन है, हाँ बड़े लोग और कितना ट्रेन होंगे। हाँ, तो That's why. वहाँ पे छोटी से लेके बड़ी से चीज सब बिना ट्रेनिंग के आप वो कर ही नहीं सकते। ओके। तो उसके बाद क्या होता है, जो एफिशिएंट निकलती है बहुत बढ़िया होती है। चलो मैं पिछली बात में आता हूँ कि जो जर्मनी के बेनिफिट है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सबसे बड़ा बेनिफिट जर्मनी में क्या होता है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो। ठीक है, अब ये लगा लो 1 साल बाद आपकी किसी कारणवश जॉब छूट जाती है। ओके। जर्मन की सरकार आपको गरीबी रेखा के नीचे जाने नहीं देगी। अच्छा। ठीक है, अब सोचो कि आपकी 3000 की सैलरी है। ठीक है, अब किसी कारणवश आपकी जॉब छूट गई। ठीक है, आपकी सैलरी का 70% आपको 1 साल तक देगी हर महीने। अच्छा। ठीक है, 3000 का अगर 70% लगा, 2100 यूरो के करीब आपको हर महीने देगी। क्यों देगी? आपका परिवार है, रेंट है, खाना पीना है, ये चलना चाहिए। ठीक है, और अमूमन उस दौरान आपको दूसरी जॉब लगी जाती है, एक एवरेज टाइम में लग जाएगी। लग जाती है। ठीक है। ठीक है, अगर ये मान के चले 1 साल में भी आपकी जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो आप सोशल सिक्योरिटी कैटेगरी में आ जाओगे। ओके। ठीक है, तब आपको वो इतना आपका रेंट देंगे, आपका बिजली का बिल देंगे, आपका खाने पीने का खर्चा, ठीक है, और थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल जीने के लिए देंगे, जब तक तुझे दूसरी जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, ओके। और तब वो एनालाइज करते हैं कि इसको दूसरी जॉब मिली क्यों नहीं। अगर देखते हैं कि इसको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है,
फिर वो खुद से पेमेंट करके आपको नए स्किल में डालेंगे, नए स्किल की ट्रेनिंग देंगे अपने तरफ से। अब तो ट्रेंड हो गया, अब जॉब पकड़। ठीक है, तो इस सिनेरियो में बंदा गरीब कहाँ से होता है? यानी कि वहाँ पे इक्वेलिटी है। ठीक है, ओके। इक्वेलिटी हो गई तो बंदा तो गया ही नहीं नीचे कभी, गरीबी रेखा से नीचे नहीं गया। उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, ट्रेनिंग प्रोवाइड, तुझे जो ट्रेनिंग पसंद है वो बोल। उससे पूछेंगे तुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे भी जो सीखना है, मुझे ये सीखना है, हाँ, मुझे वो सब सिखाएंगे। चल तेरे को ये सिखा रहे हैं, उसका तू वहां पे जा। उसने बोला 20,000 यूरो तो हमें दे, हमें वो उसका बिल पकड़ा, हम पे कर रहे, कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर। क्या बात है। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ। अब जो बच्चे जाते हैं, स्कूलिंग फ्री, आपकी स्कूलिंग फ्री। दूसरा, मेडिकल सिस्टम जो जर्मनी का होता है आपका वर्ल्ड क्लास होता है। ठीक है, अब ये सोचो कि आपकी जॉब करते करते कोई किसी कारणवश आपको ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया कि आप काम कर ही नहीं सकते, चाहे आप 21 साल के हो, 22 साल के हो, 30 साल के हो। अब पूरी जिंदगी भर आपको पैसा देंगे, पैसा प्लस आपका केयर। ओके। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन हो जाती है, ठीक है, पर जो इंसान होता है सेविंग क्यों करता है? डर के लिए करता है, सिक्योरिटीज को सिक्योरिटी के लिए। अब आपके पास वो डर ही नहीं रहता कि आपका जितना भी पैसा होता है ना वो सेव ही होता है, आपको कहीं पे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इंडियन तो होते हैं वो ज़्यादा पैसे सेव करते हैं, क्योंकि जर्मन में तो आदत होती है ना कि बहुत, जैसे कि अब मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मैं अंडा खाता हूँ, ठीक है, अगर मेरा अंडा, ठीक है, 2 यूरो का आता है, हाँ। ठीक है, यानी 10 अंडे का पैकेट, ठीक है, 2 यूरो 5 सेंट का आता है। मेरी वाइफ का अंडा आता है 6 यूरो समथिंग का। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, हैबिट, क्योंकि उसको बियो खाना है। अच्छा। ठीक है, उसको बियो खाना है। अगर मेरा केला हाँ 1 यूरो 60 सेंट का आएगा, हाँ। ठीक है, उसका 5 यूरो का आएगा। आपकी वाइफ जर्मन है? हाँ, अच्छा, इसलिए तो हैबिट, एग्जैक्टली, इसलिए एग्जांपल मैच कर रहा अभी। ठीक है, उसकी हैबिट है। ठीक है, अब देखो यार, जैसे भी हूँ मैं तो इंडियन हूँ और नीचे से उठाऊँ, ठीक है। अब मेरा क्या है कि मैं तो वहाँ पे लोकल मार्केट में जाके भी, और बिजनेसमैन है, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, काम तो मेरा वही कर रहा है। ठीक है, मैं तो लोकल मार्केट में जाके एक जीन्स खरीद लूँगा 15 यूरो का। ठीक है, अब मेरी वाइफ को जीन्स होगा, उसका जीन्स होगा 20,000 का। कहाँ 15, कहाँ 20,000 का। ठीक है, क्योंकि हम उनको यही होता है, वो हैबिचुअल है कि ब्रांडेड ये वो लेना ज़रूरी है। तो इंडियन अमूमन बहुत पैसा सेव कर लेते हैं। जो इंडियंस रहते हैं, अभी भी हाईएस्ट इनकम कम्युनिटी, अर्निंग कम्युनिटी इन जर्मनी, अब वो इंडियन बन गए हैं ऑन एन एवरेज जो अर्न कर रहे हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट मिल रहे हैं ना इंडियंस को, ठीक है, पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, अब पासपोर्ट मिल जाएगा तो उसके बाद वो वहीं के हो गए, फ्रीडम मिल गया। और जो जर्मन का जो पासपोर्ट होता है, या तो जर्मन का, सिंगापुर का, जापान का, यही नंबर 1 में भटकते रहते हैं, ऊपर नीचे आते रहते हैं। टॉप, कभी सिंगापुर का आ गया, कभी जर्मनी का आ गया, कभी जापान का आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, तो जर्मन का पासपोर्ट मिलने का मतलब होता है इतनी सारी कंट्रीज़ में आपको तो सिर्फ पासपोर्ट उठाना है और जाना है। अच्छा, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं। ओके। तो बिलीव से मैनी बेनिफिट्स वन कंट्री, और वो दे रही, इसलिए लोग जाते। हाँ, अब हम इस सिलसिले को मैं बिलीव कि बहुत लंबा चल सकता है और बहुत लंबा जा सकता है। जो इसकी परेशानी है, प्रॉब्लम है, हम उस पर आते हैं कि अब किसी, मैं पर्सन हूँ, लेट्स से राहुल अभी जिस कॉलेज से निकला है, ही डन सम कोर्स ऑफ साइकोलॉजी कोर्स किया उसने। अब उसको पता लगे ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पर जर्मनी में। अब आपने कहा स्कैम हो रहे हैं, अब इन स्कैम से बचकर राइट तरीके से कंसल्टेंसी और राइट प्लेस पे कैसे वो ढूंढ सकता है, कैसे वो भांप ले कि ये बंदे सही हैं, कैसे भांप सकता है, क्या सिम्टम्स हैं या क्या चीज़ें बता सकते हो आप? देखिए, जो सबसे पहली मैं चीज़ बोलूँगा कि आप रेटिंग के पीछे मत जाओ। ठीक है, रेटिंग 15-15 रुपए में बिकते हैं, आप खरीद सकते हो, उनको पता नहीं होता। ठीक है, दूसरी एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे ठेस भी लगता है, जो मैं अगर ये बात बोलूँ
तो शायद कईयों का भरोसा भी टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्कूल होता है और हमारे जो टीचर होते हैं, हम अपने भारतीय सभ्यता में उनको अपने भगवान, अपने गुरु की तरह, अपने माँ बाप की तरह दर्जा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हो क्या रहा है, ठीक है, जितने भी कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जो सेमिनार्स करने के लिए कंपनीज आती हैं, सो कॉल्ड एजेंट्स, ठीक है। अब बच्चों के मन में तो ये विश्वास होता है कि ये लोग आके यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है। और जैसे वो सेमिनार हो जाता है, ठीक है, अगले दिन उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल या डायरेक्टर उस एजेंट को फ़ोन कर रहा होता है, कितनी बुकिंग आई, कितने आए, हाँ इतने आए, डाल दे मेरे पेटीएम में। आप समझ गए, ठीक है। बिल्कुल सर। यानी सर्कल ऐसे चल रहा होता है। तो इस बीच में कैसे माने सर कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है? देखिए, कोई सिम्टम हो, कोई तरीका हो, उसको बैरोमीटर हो देखने का कि ये ठीक है। देखिए पहले तो हम इस चीज़ में वर्कआउट कर रहे हैं। पहले तो ये मैं बोलता हूँ कि इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि जो हम फेस करते हैं, हम उनको बड़े प्यार से बोल रहे होते, समझा के क्लियर भी करके बोल रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करता है, जैसे मैंने एक कहा ना, एक तो कंसल्टेंसी में पेमेंट करने से झिझकिचाता है, दूसरा ये फ्री के पीछे जाते हैं, ओके, ठीक है। अभी कैसे समझाएं कि इनको फ्री, हर जगह फ्री, नथिंग इज़ फ्री मेरे भाई। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आएगा, इस प्रीमाइसेस का रेंट आएगा, ठीक है। थिंग्स कॉस्ट, एग्जैक्टली। थिंग्स कॉस्ट। अब उनको ये समझ नहीं आता है, ठीक है। उनको तो फ्री के पीछे भाग रहे होते हैं कि फ्री में मिल रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है, हाँ फ्री में मिल रहा है, ज्वाइन किया, ठीक है, फिर उनका एक नकली इंटरव्यू करवाते हैं, ठीक है। अब भाई 10,000 रुपये पे कर दो, ठीक है। अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, फिर उनका एक नकली ऑफर लेटर क्रिएट करके दे देते हैं, ठीक है। भाई इतने के, अब इतने डाल दे, ठीक है। वो फ्री के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, और उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले पाते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। अब कईयों ने तो उधार लेके दिया होगा ना, वो तो वैसे तो उसने उधार, अब तो कमजोर और हो गया, अब जिसके पास पैसे नहीं तो कमजोर हो गया, ठीक है। अब ये लोग सोचो कि एक एजेंट ने अगर 100 लोगों से भी ऐसे करके 4-4 लाख वसूल लिए, ठीक, कितने हो गए? 4 करोड़ हो गए। 4 करोड़ हो गए। अब इससे आप कैसे लड़ोगे? ऑब्वियसली, कैसे लड़ोगे? कहाँ कंप्लेंट करोगे? अब मैं ये चीज़ इनडायरेक्टली बोल देता हूँ, उसके पास 4 करोड़ है, कुछ यहाँ दिया, कुछ वहाँ दिया, कुछ इधर दिया, कुछ उधर दिया, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? और सेटिंग कर रखी है उन्होंने अपनी। जी, पैसा तो सबको अच्छा लगता है ना, उसके बाद जब भी कंप्लेंट करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ, कौन उससे कुछ बोलेगा? तो आई थिंक जो सर आप बता रहे हो, इसके अंदर अगर आप सिम्टम्स और कंसर्न सिम्टम्स देखें, देखो मेरा जो सबसे एक चीज़ है कि पहले तो इन जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, सबसे पहले फ्री वाले चक्कर से बचें, ठीक है। फर्स्ट फ्री वाले चक्कर से बचें, फ्री वाले चक्कर से बचें, ठीक है। फ्री कोई चीज़ नहीं होता है जी। जो बंदा मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि आप भी तो वहाँ पे जाके 3-4 लाख रुपए कमाओगे ना महीने के, जब आप साल का 10-10 40-40 60-60 लाख का पैकेज कमा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको 2-3% अगर 2-3 महीने की भी सैलरी आप इन्वेस्ट करते हो, बुरा है? वो तो आपकी पूरी ज़िंदगी भर का वो है, पूरा ज़िंदगी भर तक कमाओगे आप। फर्स्ट फ्री के पीछे नहीं जाना। हाँ, फ्री के पीछे नहीं जाना चाहिए। ओके। दूसरा चीज़ है कि ये जो जितने भी जर्मन लैंग्वेज स्कूल हैं, ठीक है, इनका भी ड्रामा चल रहा होता है, डेमो। इनसे सबसे पहले पूछो कि हमें सर्टिफिकेट भेजो कि आप टीचर हो, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, या आप भी हम ही में से एक हो जो हमें सिखा रहे हो। कोई एक स्टैंडर्ड क्या है इनका? देखो इनका जो स्टैंडर्ड होता है, दाफ का होता है, बाम्फ का होता है, डे सेट का होता है। ये टेस्ट होते हैं? हाँ, डे सेट जो होता है, जर्मन में बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं DAZ,
हाँ जेड, ठीक है। ऑब्वियसली तो ये पैरामीटर जो मैं बताया ये जो होते हैं टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक होते हैं। हाँ, हाँ जो अभी हम 2 लेवल की ट्रेनिंग करवाते हैं। एक तो ट्रेनिंग होती है सीधा डायरेक्ट जर्मनी से, डायरेक्ट जर्मनी से होता है तो जर्मन पढ़ाएगा तो उसका कॉस्टिंग अलग होती है, ठीक है। दैट इज समवेयर अराउंड हमारा 5 लाख का होता है वो कोर्स। उसमें जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो प्रेफर करते हैं, दे कैन अफोर्ड इट, ठीक है। अब इंडिया में दूसरा हो गया कि इंडिया में पैरामीटर ही नहीं है। GBS is the only one company in Southeast Asia, in fact other part of the world as well. We are trying to change the scenario, standardize the German language system. अभी हमारा फोकस है कि इंडिया में क्योंकि जब स्टैंडर्ड ही सरकार ने मेंटेन नहीं कर रखा हुआ है लैंग्वेज का, कोई टीचर ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो GBS इसे सर्टिफाई कर रही है, GBS टीचरों को उठा रही है, उनको GBS सर्टिफिकेशन दे रही हैं, जिसमें हमारे जर्मनी के बाम्फ दाफ के जो टीचर्स हैं, ठीक है, दे विल सर्टिफाइड देम, दे विल ट्रेन देम, ऑब्वियसली दे हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। और दूसरा हमारा एनुअल सर्टिफिकेशन भी चलेगा। एनुअल सर्टिफिकेशन इट सेम लाइक जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को हर 5 साल में वेरीफाई करना पड़ता है कि तू अभी भी डॉक्टर है या नहीं है। वो क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है कि अगर किसी डॉक्टर ने भी 2 साल के लिए भी प्रैक्टिस छोड़ दी तो सब भूल जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो उसी में यही होता है, जब नर्स भी होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, सॉरी, जो अगर हम उनको एनुअल उनको क्यों सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है, ताकि हम फिर वेरीफाई करेंगे उसको कि उसने बीच में कहीं 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए छोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि जर्मनी में होती बात अलग होती, जर्मन इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आप 3 महीने के लिए जर्मन छोड़ दो, वो टीचर बर्बाद, खत्म, टीचर इज फिनिश्ड। सो हमारा अभी एक गोल है कि शॉर्ट टर्म गोल टीचरों को वेरीफाई किया जाए, टीचरों को सर्टिफाइड किया जाए। लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है कि हम जर्मन टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, जिससे ये मेंटेन रहे। इससे फ़ायदा दोनों को मिलेगा। जो टीचर, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ना अंधों में काढ़ा राजा, उन बच्चों को खुद नहीं पता चलता कौन सा टीचर सही है गलत है। जो अच्छे टीचर भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे टीचर कुछ हैं, लेकिन जब वो सर्टिफाइड नहीं होते तो उनको मार्केट मानने को तैयार नहीं होता है। हम चाहते हैं कि उनको भी अच्छी जस्टिफाइड सैलरी मिले, ओके, ठीक है, उनको यहाँ जस्टिफाइड सैलरी मिले, वो भी दिखाए कि आई एम वेरीफाइड, मैं टीचर के लिए मैच्योर हूँ, वेल मेंटेन हूँ, एजुकेटेड हूँ। सर, आई थिंक ये पूरा सिलसिला और ये आपके गोल हमने विजन में इसमें ले लिए, और समय का दायरा बहुत बढ़ रहा है, तो इस समय दायरे में इसको यहीं पे स्पष्ट करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई बिलीव ये सारी बातें एक पॉडकास्ट में पूरी होने वाली नहीं, तो आई बिलीव इसको कंक्लूड हमें करना पड़ेगा। साथ साथ हमने बात की, हमने माइंडसेट की बात की, हमने बात की कैसे फाइटर एटीट्यूड रहते हैं, हमने बात की कि फाइटर एटीट्यूड वाला ही जिंदा रह पाता है, हमने बात की कैसे एग्जाम्पल्स की कि कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता, और जो प्रो फाइटर होता है वही जीता है। हमने बात की थी जर्मन में जाना क्यों ज़रूरी है, जर्मनी में क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, हमने बात की कि उसके क्या पैरामीटर्स हैं और क्या ट्रस्टेबिलिटी है आपके गोल से बारे बात कर। अब लास्ट में आप जो स्टूडेंट जो एक जर्नल लेंगे, स्टूडेंट कुछ लाइफ में करना चाहता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि यार तू ये कर ले, ज़िंदगी में तो बढ़िया बन जाएगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि कन्फ्यूजन नहीं। मेरा राहुल भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक टारगेट होता है कि ना, मैं किसी भी चीज़ को अगर शुरू करता हूँ, मैंने वर्ल्ड योगा टीचर ट्रेनिंग खोला, मैंने जर्मनी में गया, जैसे कि वहाँ पे जाते ही मैंने ट्रैवल कंपनी खोल दी, टिकटिंग कंपनी खोल दी, ठीक है, और उसके बाद उसको बंद भी कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने गलती की ना, मैं बच्चों को बोलूँगा रिपीट ना करें, क्योंकि मेरा अलग एटीट्यूड था, कंपनी बनाया बंद किया, कंपनी बनाया बंद किया, ठीक है। शायद माता रानी ने भी वो ताकत दी थी कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने कभी एक गलती नहीं की, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को शुरू करता हूँ, ठीक है, उसको मैंने अपनी हर कंपनी को सक्सेसफुल करने के बाद ही दम तोड़ा, और उसके बाद अगर मैंने कुछ और करने की कोशिश सक्सेस करने के बाद, फेलियर में नहीं। तो आई थिंक यही आपका मैसेज है सर। हाँ, कि अगर आप किसी चीज़ को करो तब तक करो, उसको सक्सेस करो, तब तक लड़ते रहो जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता। क्या बात, ठीक है, आपको तब तक लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है,
क्योंकि ना हर एक बिजनेस का, हर एक चीज़ का एक कैलकुलेशन होता है। हम लोगों को सिर्फ उसका अंदाज़ा नहीं लगता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के लिए आपको 6 महीने एफर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यार, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर कोई चॉकलेट बेचना होगा तो चॉकलेट, इसका प्रोडक्ट सेलिंग साइकिल होता है। चॉकलेट को आप एक दिन में बेच सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई गाड़ी बेचनी है, गाड़ी का प्रोडक्ट साइकिल होता है, उसको आप शायद एक गाड़ी कंपनी में बैठी रहेगी, उसको आप 1 महीने में निकाल सकते हो। अब उसी हवाई जहाज़ को निकालने के लिए, वो एक हवाई जहाज़ को बेचने के लिए 3-3 साल की मीटिंग होती है, तब जाके आप एक हवाई जहाज़ बेचते हो, ठीक है। तो एक्चुअली फेलियर कुछ नहीं होता, जो हम ना, क्योंकि हम जो नीचे से उठ के हमारे, क्योंकि पीछे बाप दादाओं ने कभी बिजनेस नहीं किया होता है, ठीक है। क्योंकि अगर बाप, मेरे बेटे को ये दिक्कत नहीं आएगी, बचपन से ही उसको ये कैलकुलेशन दूंगा, हम इस कैलकुलेशन में मार खा जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में कई बार हम हर चीज़ सही कर रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, ठीक है। 2 स्टेप की और ज़रूरत होती है, ठीक है। 2 महीने रुकने की और ज़रूरत होती है, लेकिन यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यहीं से गिर जाते हैं, डीमोटिव होकर ख़त्म। इसलिए तब तक लड़ते रहना चाहिए जब तक उस सर्कल को कंप्लीट ना कर दो। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। क्या बात है सर। जो सुन रहे हैं, जो इसको बात को समझ रहे हैं, तो ये एंड मैसेज हमारा यही है, तब तक लड़ना चाहिए जब तक आप उसके अंदर फतेह हासिल ना कर लो, उसके अंदर सक्सेस हासिल ना कर लो, उसी के बाद किसी चीज़ को छोड़ें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आई बिलीव हमने ये बहुत सारी बातें की जिससे आप देख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, रिपीट कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में कुछ हो पाएगा। वरना देखा और रिपीट नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लर्निंग। मज़ा आया सर। आई बिलीव और चीज़ें बनेंगी, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आते हैं ज़रूर जी, और नया चीज़ बनाते हैं। थैंक यू सर। ज़रूर जी। थैंक यू सर।